नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का एक बार फिर से आपका ही यूट्यूब चैनल थिंक सेगमेंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम फिर से सेशन 3 लेकर आए हैं किसका ब्लैक बुक ऑफ जनरल अवेयरनेस का। और हमें पूरी तरह से इस बात का खेद है कि हम तेजी से इसे अपलोड नहीं कर पा रहे, लेकिन मैं आपके उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। ब्लैक बुक ऑफ जनरल अवेयरनेस के इस 500 सेशन को हम जल्द ही 10 से 15 दिन में कवर करा देंगे आपको। और दोस्तों, आपका एमटीएस का एग्जाम बहुत ही क्लोज है, हम समझ सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप वो 2 सेशन जाकर एक बार जरूर देखिए। चलिए शुरू होता है 44 नंबर क्वेश्चन पे। द क्वाइट इंडिया रिजोल्यूशन 1942 proposed to the starting of non-violent mass struggle on the widest possible scale, who gave the mantra do or die for the struggle। आपको पता है क्वाइट इंडिया रिजोल्यूशन 1942 बहुत बड़े पैमाने पर नॉन वायलेंट मास को ऑर्गेनाइज किया गया था और इसमें एक नारा दिया गया था, डू और डाई, करो या मरो। इस नारा को देने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो आप जान लीजिए, उस व्यक्ति को महात्मा गांधी कहते हैं, जो काफी सारे आंदोलनों से जुड़े हुए हैं। ठीक है, एमजी महात्मा गांधी, जी हाँ दोस्तों, उन्होंने ही नारा दिया डू और डाई, करो या मरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्राइटेस्ट एंड हॉटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम विच इज ऑल्सो कॉल्ड इवनिंग एंड मॉर्निंग स्टार। दोस्तों, उसका नाम है वीनस। जी हाँ दोस्तों, वीनस को हम लोग इवनिंग और मॉर्निंग स्टार दोनों कहते हैं, और ये ब्राइटेस्ट और हॉटेस्ट भी है। ठीक है, विच फंडामेंटल राइट अकॉर्डिंग टू डॉक्टर अंबेडकर इज लाइक द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों, उस फंडामेंटल राइट का है नाम आर्टिकल 32। जी हाँ दोस्तों, आर्टिकल 32 को ही हम लोग हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, और स्पेशल बाबा साहब ने इसे मेंशन करा। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि किसने बोला कि आर्टिकल 32 हार्ट एंड सोल है किसका, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का? तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। ऐसा क्यों उन्होंने बोला? ऐसा इन्होंने इसलिए बोला कि कोई भी व्यक्ति, अमीर हो या गरीब, किसी को अगर प्रताड़ित किया जाता है, बिना मतलब का उसे उठा लिया जाता है, बिना किसी संदिग्ध के, तो वो आपकी सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है केस करने के लिए। बताइए, एक इसी तरह का आपका रीट है जिसके थ्रू हम लोग हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 47 नंबर क्वेश्चन। A writ issued by the Supreme Court compelling of public authority to perform its mandatory duty। दोस्तों, कोई पब्लिक अथॉरिटी है, ध्यान रखिएगा, पब्लिक अथॉरिटी वो गवर्नमेंट के अंदर आ रही है, अगर वो अपना ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रही है तो उसके खिलाफ आप शिकायत लेकर जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। और दोस्तों, वो शिकायत आपका होगा, और वो आर्टिकल में जो है आपका रीट है, उस रीट का क्या नाम है? दोस्तों, उस रीट का नाम है मेंडमस। क्या नाम है दोस्तों? मेंडमस। मेंडमस का मतलब हुआ, अगर कोई भी पब्लिक अथॉरिटी है, इन सेंस जो गवर्नमेंट के अंदर आती है, ठीक है, तो अगर वो अपना एक्शन परफॉर्म नहीं कर पा रही है तो आप जाकर सुप्रीम कोर्ट में केस कर सकते हैं, यानी उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकते हैं, और उन्हें सुप्रीम कोर्ट फटकार भी लगाएगी। ठीक है, आपके कुल मिलाकर 4 रीट हैं। ठीक है, एक आपका हेबियस कॉर्पस है, दूसरा क्यू वारंटो है, तीसरा सर्जरी है, और चौथा आपका मेंडमस है। अगर कोई आपको बिना मतलब का किसी कारण बस अरेस्ट कर लेता है, मान लीजिए अगर टीटी, अगर आपके पास टिकट नहीं है, अगर टीटी आपको अरेस्ट ना करके स्टेशन मास्टर अरेस्ट कर सकता है, तो यू कैन से हिम कि क्यू वारंटो, किस वारंट से आप हमें अरेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन पार्लियामेंट टू टेस्ट द फाइनल डिसीजन ऑन विदर अ बिल इज मनी बिल और नॉट। पार्लियामेंट, संसद में कौन से ऐसे व्यक्ति होते हैं या कौन ऐसे होते हैं जो कि बताते ये बिल मनी बिल है या नहीं? तो दोस्तों, स्पीकर। जी हाँ दोस्तों, स्पीकर बताएंगे कि कौन सा बिल मनी बिल है, या वही टैग लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मान लीजिए अगर राष्ट्रपति चाहे रिजाइन देने के लिए अपने पद से, तो किसके पास लेटर दे सकते हैं, अपना रिजिग्नेशन लेटर किसको एड्रेस कर सकते हैं? तो वो दोस्तों होगा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ओके। और एक बात और ध्यान रखना है आपको, मनी बिल कभी भी राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं होता है, ये भी ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, ओके। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट जज इन इंडिया रिटायर एट द एज ऑफ, यानी कि संविधान के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट के जज कितने उम्र में रिटायर करते हैं? तो दोस्तों 65 के एज में वो रिटायर कर जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है डैश इज एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। दोस्तों, नीति आयोग। नीति आयोग को हम लोग नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी कहते हैं, या इसे हम लोग दूसरे नाम में थिंक टैंक भी कहते हैं। तो आप हमें बताइए कमेंट में कि नीति आयोग यानी नीति का फुल फॉर्म इसमें क्या है। ठीक है, 52 नंबर क्वेश्चन है इन विच आर्टिकल ऑफ इंडिया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज देयर मेंशन अबाउट द एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी ने छुआछूत की बातों को किस आर्टिकल ने खारिज किया है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा आर्टिकल आपका 17। और ये दोस्तों टीसीएस मैंने 17 जो है इसके बारे में आपका 8 बार पूछा गया है, ये 8 टाइम रिपीटेड है। ठीक है, द फर्स्ट जनरल इलेक्शन इन इंडिया एंड फर्स्ट अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन वाज हेल्ड इन,
यानी पहला जनरल इलेक्शन और पहला संशोधन संविधान का कब हुआ था? उसका सही उत्तर होगा दोस्तों 1951। 1951 में संविधान का पहला संशोधन भी हुआ था और आपका जनरल इलेक्शन भी हुआ था। दोस्तों हमें बताइए, आप एक बात हमें बताइए कि कौन सा ऐसा आर्टिकल है संविधान में जिसमें बहुत बड़ा हलचल हुआ था और उसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, और कौन सा आर्टिकल ऐसा है जिसमें शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया है। ठीक है, तो एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, संविधान के जो भी आर्टिकल है 395, उसे आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा एक बार। Next question, which amendment of Indian Constitution inserted the two words socialist and secular in the preamble? दोस्तों संविधान के कौन सा संशोधन सोशलिस्ट और सेकुलर जैसे शब्दों को ऐड किया है? इसे कोई भी छात्र को नहीं भूलना चाहिए दोस्तों। और इस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी जिसे 42 अमेंडमेंट में इसे इंक्लूड किया गया था, जिसका मैंने अभी तुरंत चर्चा किया था मैंने 42वां संशोधन में। और इस संशोधन को हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि संविधान को उलटफेर इसमें बहुत किया गया था। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एंड एडेड पार्ट 9 पंचायती राज सिस्टम टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? यानी पंचायती राज सिस्टम भारतीय संविधान में कौन से शेड्यूल में ऐड किया गया था? ठीक है, पार्ट 9 में। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा आप एक बात की 73वां संशोधन जब हुआ था संविधान का, 73वां संशोधन में 73 अमेंडमेंट, और वो 73वां संशोधन कब की बात है? 1993 में ही दोस्तों क्या किया गया था? पार्ट 9 में पंचायती राज सिस्टम को ऐड किया गया था और संवैधानिक प्रावधान इसको मिला था। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है, बिल्कुल भूलना नहीं है दोस्तों। चलिए दोस्तों तो आगे बढ़ते हैं और आप लोग एक बार जरूर पंचायती राज को पढ़ लीजिएगा। एक क्वेश्चन मैं पूछता हूं, पंचायती राज सिस्टम को सबसे पहले कहां पर लागू किया गया था? आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर, डैश इज द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री एंड इज मेजर्ड ओवर अ स्पेसिफिक टाइम फ्रेम? माने कि जो टोटल वैल्यू जो होता है गुड्स का सर्विस का प्रोड्यूस करता है कोई कंट्री, तो उसका मेजरमेंट स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो दोस्तों उसे हम लोग कहते हैं जीडीपी। आपको पता है जीडीपी क्या होता है, किसी देश का जीडीपी कैसे निकलता है? तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। ठीक है, ओके दोस्तों, जीडीपी का मतलब क्या होता है? जीडीपी का मतलब होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ गोबर गैस और बायोगैस नेचुरल गैस इज। ठीक है दोस्तों, जो मेजर कंस्टिट्यूएंट्स है किसका दोस्तों? तो जो मेजर कंस्टिट्यूएंट है किसका दोस्तों? तो आपके नेचुरल गैस या गोबर गैस या बायोगैस का। ठीक है, तो इसका सबसे सटीक उत्तर होगा दोस्तों मीथेन, और कई परीक्षाओं में इसे पूछा गया है। मीथेन का आप फॉर्मूला कमेंट में लिखिए और इसमें स्टार लगा लीजिए, और ये दोस्तों लगभग आपके जो है 8 बार रिपीटेड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन? यानी अम्ल वर्षा के लिए कौन कौन से कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होते हैं? तो दोस्तों अम्ल वर्षा के लिए सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, यानी कि एसिड रेन के लिए सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कॉमन नेम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, सोडियम बाइकार्बोनेट का जनरल नाम यानी कॉमन नाम क्या है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका बेकिंग सोडा। हम लोग जो सोडा घर में यूज करते हैं बेकिंग सोडा को ही हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? आपको सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। तो आप हमें बताइए दोस्तों कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? कमेंट बॉक्स में। इन ह्यूमन इज, क्या मुझे लगता है गलत लिखा गया, इन ह्यूमन इच सेल नॉर्मली, ये इच होना चाहिए, इच सेल, इच इन ह्यूमन लिख देता हूँ यहाँ पर, इच सेल इन ह्यूमन इच सेल नॉर्मली कंटेन्स डैश पेयर ऑफ क्रोमोसोम। तो दोस्तों याद रखिएगा हम लोगों में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम पाया जाता है। ठीक है, 23 जोड़े। ठीक है, और ये ध्यान रखिएगा अगर इसकी सही से इंटरकोर्स ना हो तो काफ़ी सारे हम लोगों में डिफॉल्ट आते हैं, जैसे कि लिफिंटन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा इस बात को। द सुसाइड बैग्स डाइजेस्टिव बैग्स और एटम बॉम्ब ऑफ सेल आर, सेल का मतलब कोशिका के आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? तो दोस्तों ये आप ध्यान रखिएगा, ये भूलिएगा नहीं बिल्कुल दोस्तों, सुसाइड बैग कहा जाता है लाइसोसोम को। और दोस्तों आप हमें बताइए राइबोसोम किस पे पाया जाता है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर या रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में दो होता है, एक रफ और एक स्मूथ। जो आपका स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो ड्रग्स और कोई हम लोग ऐसे पदार्थ सेवन करते हैं जो विषैला होता है उसको डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप आगे बढ़ते हैं। ठीक है, डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर
ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। तो ये सभी लोगों को याद रखना चाहिए। जो वाटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो जाइलम होता है दोस्तों, ठीक है। ओके, क्या होता है दोस्तों, जाइलम। और दोस्तों फ्लोएम जो होता है वो भोजन के लिए, यानी कि आपके जो फ्लोएम किसके लिए, भोजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, सुब्रतो कप, सीजर्स कप, रॉबर्ट्स कप, डूरंड कप, संतोष ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी, ये सब किस गेम से संबंधित है। तो दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, ये सारे के सारे आपके फुटबॉल से संबंधित है। किससे संबंधित है, फुटबॉल। पूरे में से सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्वेश्चन अगर कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करता है तो ये सारे चीज पूछा जाता है। डूरंड कप याद रखिएगा, संतोष ट्रॉफी ये याद रखिएगा, नेहरू जी और संतोष जी को फुटबॉल खेलना बहुत पसंद था, ठीक है। तो इसलिए दोनों ना रन पे निकले और एक रोबर प्रज्ञान को उन्होंने कैच कर लिया था, याद रहेगा इतना कम से कम, ठीक है। संतोष ट्रॉफी, उसके बाद डूरंड ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगा स्वामी कप, बिंटन कप, सुल्तान ऑफ जौहर कप, हिम गोल्ड कप, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी और आगा खान कप, ये सब किस खेल से संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा, जैसे ही आगा खान का नाम आएगा दोस्तों आपको फटाक से भागना है किसकी ओर, तो हॉकी की ओर। और दोस्तों हॉकी खेल से ये सारे के सारे संबंधित हैं और इसे 8 बार पूछा गया है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 विच स्टेट्स हैव द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो हमारा प्यारा सा बिहार, हम बिहार से ही हैं और इसका डेंसिटी पॉपुलेशन में अधिक है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चाइनीज ट्रैवलर ह्यूएन सी नाम है इनका, सेंग, जो कि आप एज द प्रिंस ऑफ पिलग्रिमेज विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ किंग, ठीक है। मतलब चाइनीज ट्रैवलर ह्यूएन टी संग जो है ये कब विजिट किए थे, किसके दौरान विजिट किए थे। ध्यान रखिएगा, उनका नाम है दोस्तों हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के समय में ह्यूएन टी संग आए थे, ठीक है। आप बताइए इबन बतूता किसके समय में आया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिफीटेड हुम इन द फर्स्ट बैटल ऑफ टेरेन इन 1191, ठीक है। मतलब पहला जो बैटल हुआ था तैरन के, उसमें किसे हराया गया था, ठीक है। ओके, तो दोस्तों उसमें पृथ्वीराज चौहान जो है, ठीक है, वो हराए थे मोहम्मद गौरी को, ठीक है। और इसे कई बार उन्होंने जीवन दान भी दिया पृथ्वीराज चौहान, लेकिन अंत में उन्होंने क्या किया, पृथ्वीराज चौहान का आंख निकाल लिया, ठीक है। लेकिन पृथ्वीराज चौहान भी अंत में उसे मार ही दिए, ठीक है। तो पृथ्वीराज चौहान दोस्तों तीर अंदाजी में काफी एक्सपर्ट थे, तो वहां जाकर उसको उन्होंने मार दिया, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, पृथ्वीराज चौहान किसको हराया फर्स्ट बैटल ऑफ टेरन में, आपका मोहम्मद गौरी। और सेकेंड बैटल ऑफ टेरन में क्या हुआ था दोस्तों, तो सेकेंड बैटल में मोहम्मद गौरी को क्या मिला दोस्तों, मदद मिल गया इंडियन रूलर के द्वारा, और वो आकर किसको हरा दिया, वो आकर पृथ्वीराज चौहान को हराकर उन्हें बंदी बनाकर लेकर चला गया, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे, बट आपके अंत में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं कि आपको क्या क्या पढ़ लेना चाहिए। इतना पढ़ाने के बाद मैं आपको समरी में क्या बताना चाहूंगा, ठीक है दोस्तों। अगर आप एसएससी एमटीएस देने जाएंगे तो सबसे पहले दोस्तों आप स्पोर्ट्स एंड रिलेटेड थिंग्स, ठीक है, ये आप पढ़ के जरूर जाइएगा। और इसके पर्सनालिटी को आप एक बार जरूर पढ़ के जाइएगा। इसके अलावा दोस्तों आपको जितने भी बैटल हुए हैं, जितने भी लड़ाई हुए हैं, उसको एक बार शॉर्ट में देख लेना, जैसे बैटल ऑफ प्लासी, जैसे बैटल ऑफ 1857। इसके अलावा दोस्तों आपको क्या करना है कि जो भी गांधीयन एरा है, पीछे में बताया था गांधीयन एरा, गांधी जी किस किस चीज़ से संबंधित है, इसको भी आपको पढ़ के जाना है। और इसके अलावा इंडियन नेशनल कांग्रेस INC, इसे भी जरूर एक बार पढ़ के जाना है। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। अगले वीडियो में कम से कम हम 60 से 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।